नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडिटोरिया के जो टेक्स्ट बुक हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर का, मैं उसका 66 प्रारंभिक परीक्षा का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसका इतिहास के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो वो किस घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन घाटी किसको माना जाता है? नर्मदा घाटी को। मानव जीवाश्म का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी के पास ही। एक पुस्तक है नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी के 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म का उल्लेख किया गया है। इससे यह बात प्रमाणित होता है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों? तो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो वो होती है गंधार शैली में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में होता है। गांधार कला शैली को हिंद यूनान कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस कला शैली से नाम जाना जाता है गांधार शैली को? तो हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी। गंधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु इस कला शैली यूनानी और रोमन का था। विषय वस्तु किसका था? तो भारतीय। कला शैली कैसी थी गंधार शैली की? तो यूनान और रोम का था। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ। बहरहुत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गंधार कला के उदाहरण हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आंसर ई हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सम्राट अशोक के 13वां शिलालेख। इसमें कोई भी शिलालेख सही नहीं दिया गया। आंसर कौन सा होगा? 13वां शिलालेख शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक ने अपने देखिए, सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कितने वर्ष बाद? 8 साल बाद। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग विजय तो 261 बीसी में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया एवं वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। मध्यकालीन भारत से देखिए क्वेश्चन, 5वां नंबर, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? तो एक साइड में दक्कन राज्य था और दूसरे राज्य में कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य था। एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ दक्कन साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। इसी युद्ध को राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए राक्षस तांगड़ी के युद्ध का नाम से भी जाना जाता है। कौन से स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया? तो राक्षस
राक्षस तांगड़ी स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण किससे क्या चीज़ से नाम जाना जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका शासनकाल दोस्तों 1296 से 1316 तक रहा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो है अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सम्राट अकबर के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया था, तो 1582 में किया गया था। देखिए इलाही संवत जो है वो भी अकबर के द्वारा 1583 में चालू किया गया था, इलाही संवत। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। और 1579 में मजहर की घोषणा किया गया। 1579 में मजहर की घोषणा, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1583 में इलाही संवत की स्थापना, और अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया था। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। कौन, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आधुनिक भारत से देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको बताए हैं कौन सा था, ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था, विलियम बेंटिंग था। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल से बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने कुछ अच्छे सामाजिक सुधार काम किए थे और शैक्षणिक सुधार भी काम किया था। इससे इम्पोर्टेंट विलियम बेंटिंग से आप याद रखिए कि जो इसने किया 1829 में, उसने सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा ही कर दिया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड क्लाइव भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखिए 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। कब जीता था प्लासी का युद्ध, तो 30 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो वो हुआ था मेरठ से। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, पहले इसको 11 नंबर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुआ। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैला। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो ये आपको पता होगा, बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा था। नेक्स्ट, इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था, बिरसा मुंडा को। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो दक्षिण बिहार तथा झारखंड था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन था, तो वो थे एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसका शुरुआत 1954 में किया गया था, और यही वो पहले व्यक्ति थे। भारत रत्न की शुरुआत होने वाला
होकर जो पहला बार मिला तो 1954 में मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इनके जन्म दिवस, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, इसी के दिन शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखते हैं 15 का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलोबरेट करता हूँ। देखिए, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जब 1896 में के अधिवेशन में जब ये अध्यक्षता कर रहे थे तो पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है, चलिए 16 का क्वेश्चन देखिए। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तब वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे 1870 में 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1877 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इनके कुछ अंश संस्थापक सदस्य भी थे, जैसे गणेश वासुदेव जोशी। कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी। और एक थे SH चिपलुंकर भी थे। अब 18 का क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में टोटल 431 सदस्य ने भाग लिया, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 33 थी। कितना था? तो 33 था। क्वेश्चन नंबर 19। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो वो था नकदी फसल के विरोध में। किसके विरोध में? नकदी फसल के विरोध में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने किया। इनके प्रयास से 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 1858 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो वो कौन सा नहीं था? इसके ऑप्शन ई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में WC बनर्जी ने द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे। कौन से उद्देश्य थे? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले, भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना। कौन सा पहला लक्ष्य था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों में जाति संप्रदाय की भावना तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 में ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने।
देखिए 1904 ईस्वी में सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने, और 1904 ईस्वी में सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, भारत में रह के। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो वो क्या है इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो वो कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। कब किया था? तो इसका ऑप्शन ई है। क्यों? क्योंकि देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना, पहले मुस्लिम लीग का स्थापना याद कर लीजिए कि कब किए थे इन लोग स्थापना। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। इस अधिवेशन की पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में हुआ था, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमृतसर से स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? लखनऊ में। और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। इतनी बात याद हो गया। ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर है ही नहीं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 24 की तरफ। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन ई। देखिए राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध बोल रहा है, जो कि गलत है। एक्चुअली में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था। ठीक है ना। 25 का आंसर देखिए। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो वो हुआ है किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। यह आंदोलन सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों में फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह, किसने? कंपा राम सिंह ने किया तथा भवन सिंह ने भी किया। कंपा राम सिंह और भवन सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ई। किसने कहा? इसका आंसर ई हो जाएगा। 27, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1937 में किया गया था। ठीक है, नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, और स्थापना आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। चलिए अब बिहार विशेष से जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। 28 का, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ई। देखिए राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है, वायु पुराण में भी मिलता है और महाभारत में भी किया गया है। राजगीर में ही जरासंध का अखाड़ा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगीर में ही हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार के जीरादेई से में थे। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है। इनका जन्म
3 दिसंबर 1884 के जीरादेई में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम राजबंशी था। राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तो राजबंशी देवी था। इन्होंने ये 1950 से 62 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1962 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया जाता रहा है। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन हजारीबाग में किया जाएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तब वो है नवपाषाणिक संस्कृति। फिर से देखिए, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। इस स्थान से हड्डियां तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1906 में। ठीक है। इस सोसाइटी का उद्देश्य था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिक को बढ़ावा देना था। बाबू ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 32 का हो गया। अब देखते हैं 33। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो वो बना है जयरामदास दौलतराम स्वतंत्र पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल बने थे। ठीक ना। अब प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता होगा श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे कृषि मंत्री जयरामदास दौलतराम जो हैं भारत के दूसरा कृषि मंत्री भी हैं। दूसरा कृषि मंत्री थे भारत के। कौन? जयरामदास दौलतराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 का कह रहा है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वो है मक्का। देखिए इस टाइम का ये करंट अफेयर्स है तो इसको छोड़ दीजिए। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, तो इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब डेटा बदल गए हैं। 37 नंबर उत्पादन क्षेत्र, इसको भी छोड़ दीजिए। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला, ये हमेशा बदल जाता है लेकिन वैसे इसका सही होगा। 38 का जान लीजिए कौन है? तो पश्चिम चंपारण। गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण हमेशा ही रहता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ये भी बहुत दिन के बाद बदलता है, याद रख लीजिए रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। बिहार के किस जिले में जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। बिहार के भी कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की दर, इसको छोड़ दीजिए। अब 42 छोड़ दीजिए, 43 छोड़ दीजिए, 44 भी छोड़ ही दीजिए। अब देखिए 45 से, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, माने कब एंट्री लिए? तो वो कब लिए थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 का 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है। तो वो किया गया है 46 का आंसर बिहार में। कहाँ? बिहार में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया है। तो ये हो गया बंगाल में। गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों के लिए काम करती थी, जिसकी स्थापना 1904 में देवघर में किया गया था। कहाँ पे? 1904 में कहाँ? देवघर में किया गया, जो बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार का हिस्सा था तथा वर्तमान में यह झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। कहाँ पे? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु ही था। बिहार बंधु जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित होता था। ठीक ना।
आगे, बिहार का प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। ये सब करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, जो कि पॉलिटी से है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो वो रखा गया है समवर्ती सूची में। कहाँ रखा गया? समवर्ती सूची में। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। 50 का, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन सी बातें हैं? तो देखिए, पहला पॉइंट, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करना हो। ठीक है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से। तीसरा, भारत सरकार के संचित निधि से खर्च का विवरण रखना हो। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो वो था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। अब देखिए इसका सही जवाब, अगर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी को घोषित करने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। वर्तमान में माने 2021 तक देखा जाए तो भारत में 7 राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल बनने का निम्न शर्त है। देखिए पहला शर्त क्या है? कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। देखिए इसमें क्या क्या है कि कोई पार्टी, जैसे XYZ कोई भी पार्टी अलग अलग, जैसे बीजेपी के बारे में लेते हैं तो इसने क्या किया है कि 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल किया हो तो उसको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, लोकसभा में 2% सीटें हो। लोकसभा में कितना होना चाहिए? 2% सीटें, और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। फिर से सुनिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में 2% सीटें हो, 2% सीटें हों या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, और ये जो 2% जो सीटें हैं ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल किया गया हो। और तीसरा पॉइंट, इसके अलावा ये 2 पॉइंट हो गया, इसके अलावा एक राज्य अथवा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होनी चाहिए। ठीक है,
55 नंबर, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों में खर्च की कमी का प्रस्तुत करना होता है। यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार असंतुष्ट है तो वे यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जा सकता है। 56 का आंसर देखते हैं। 56 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। हम इसका सही आंसर बताते हैं। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से। समान आचार संहिता 44 से संबंधित है। समान आचार संहिता 44 से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का अनुच्छेद 48 का है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किस अनुच्छेद में है? 51 अनुच्छेद में। 57, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। अब देखिए 58 का आंसर। 58 का आंसर कह रहा है, इसका आंसर ऐसे बता देता हूँ कि डी होगा। हम इसका सही आंसर बताते हैं। CH हनुमंता राव जो है 1984 में समिति बना था। 1984 में CH हनुमंता राव का समिति का बना था 1984 में। GB राव की समिति 1985 में बना था। GB राव की समिति 1985 में। और अशोक मेहता समिति 1978 में बना था। 1978 में बना था अशोक मेहता समिति। LN सिंघवी समिति 1986 में बना था। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बना था। फिर से देख लीजिए, CH ये पांचों के पांचों जो हैं पंचायती राज समिति ही हैं। CH हनुमान, पहले मैं शुरू से आपको अरेंज करके बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1957 में एक समिति बना था। फिर 1957 के बाद आपको 1978 में देखने को मिलेगा, फिर 1984 में, और फिर 1985 में, ठीक है, फिर 1986 में देखने को मिलेगा। 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता का समिति देखने को मिला। और 1978 में अशोक मेहता की समिति देखने को मिला। अशोक मेहता 1978 में, और 1957 में बलवंत राय मेहता। और 1984 में CH हनुमंता राव को मिला। और 1985 में GV के राव को मिला, समिति का स्थापना हुआ। और 1986 में LM सिंघवी की समिति बना 1986 में। तो चलिए ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है कि भारत का भूगोल से है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसी से यही वो कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो तांबा का उत्पादक है, संस्थान है, जिस वजह से यह देश का विशेष स्थान रखता है। यह देश में विशेष स्थान रखता है। कौन? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो वो है म्यांमार के साथ। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार। 61 का क्वेश्चन, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो वो कहाँ बहती है? तो स्पीति में बहती है। स्पीति में। चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो स्पीति में। चंद्रा और भागा नदियाँ भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में बहती है। लाहौल
लाहौल और स्पीति जिले में बहती है। कहाँ? कौन? चंद्रा और भागा नदियाँ। चंद्रा नदी रंगोली घाटी एवं भागा नदी पतरन घाटी में बहती हुई साहुल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है। चंबा जिला पहुंचकर इसका नाम चिनाब हो जाता है। चिनाब नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। यही वाला नदी चंद्रभागा ही चिनाब बन जाता है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिद्दर नदी के किनारे। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लिद्दर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है दंडकारण्य। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी आता है। ठीक है, तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा दंडकारण्य में। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो वो कौन है? हलीलकर। हलीलकर नहीं है। हलीलकर कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। हलीलकर मैसूर कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। थारपाकर राठी मेवाती राजस्थान में पाई जाने वाली गाय है। थारपाकर राठी मेवाती कहाँ की है? तो राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का भूगोल से। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो वो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। यह जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है। सेंट लॉरेंस नहीं ओंटारियो झील से निकलती है। इस कारण नई ओंटारियो झील से निकलती है। इस कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित प्रमुख झीलें हैं ह्यूरोन झील, ईरी झील, सुपिरियर झील और ओंटारियो झील। होम्स के नाम से याद रखिएगा। होम्स के नाम से कैसे? तो ह्यूरॉन झील और क्या है? ह्यूरॉन झील और ओ से क्या हो जाएगा? ओंटारियो झील। एम से क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। ई से क्या हो जाएगा? ईरी झील और एस से हो जाएगा सुपीरियर झील। चलिए 70 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, माने गलत जोड़ा है दिया गया है? तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। देखिए मसाई जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका का है, ये सही है। मध्य पूर्वी अफ्रीका में कहाँ से आता है? तो दक्षिण सूडान और केन्या तंजानिया से आता है। मसाई जो कि मध्य पूर्वी अफ्रीका का है, दक्षिण सूडान, केन्या, तंजानिया से आता है। बेडॉइन कहाँ का है? तो अरब प्रायद्वीप का है। बेडॉइन कहाँ का है? अरब प्रायद्वीप का है, ये भी सही। सकाई कहाँ का है? मलेशिया, मलाया प्रद्वीप से है। मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार से है मलेशिया, तो ये सही है। किर्गिज ये कहाँ से है? मध्य एशिया से। मध्य एशिया में कहाँ? तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, पश्चिमी चीन में किर्गिज जनजाति रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लॉरेन बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लॉरेन बेसिन। बाकी रूर घाटी, सार बेसिन और अचेन बेसिन ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, लॉरेन बेसिन क्षेत्र फ्रांस का कोयला प्रधान क्षेत्र है। लॉरेन बेसिन भी कोयला क्षेत्र प्रधान है, लेकिन ये फ्रांस का है। आप ये सब चीज़ जो लिखा हुआ है इससे आप घबराएं नहीं, आप अपना आंसर देखिए, क्योंकि ये जो PDF है ये मैंने टेलीग्राम चैनल से मैंने किसी का PDF को लिया हूँ। उनका PDF पूरे किताब का दिया गया है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो वो है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग।
इसे रूस का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है पिट्सबर्ग को। बाल्टिक सागर के तट पर होने के कारण यहाँ रूस का प्रमुख बंदरगाह अवस्थित है। नेवा नदी इसके समीप से प्रवाहित होती है। नेवा नदी। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। देखते हैं 74 नंबर। अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में अवस्थित है? अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में अवस्थित है। अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तब वो कौन करता है? IMF प्रकाशित करता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट के निकट भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है। IMF का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 1944 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में। वर्तमान में इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके प्रबंध निदेशक हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में विधि नहीं है? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे ह्रासमान लागत विधि। देखिए, GDP से तात्पर्य क्या है? किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सामानों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। GDP को मापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CSO की है। GDP ज्ञात करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ह्रासमान लागत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो वो है CSO। कौन है? CSO का गठन 1951 में हुआ था। 2015 से पहले CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना साधन लागत पर किया जाता था। साधन लागत पे किया जाता था। CSO का 2015 से पहले किस पर किया जाता था? साधन लागत पे। लेकिन 2015 के बाद इसकी गणना बाजार मूल्य पर किया जाता है। अभी किस पे किया जा रहा होगा? तो बाजार मूल्य पे CSO की गणना होती है। चलिए, आयुष्मान सहकार संयोजन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ये योजना पुराना है। आगे बढ़िए। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? माने वस्तु लेन देन कर किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 2013 से 14 में। 2013 से 14 में। देखिए, वर्ष 2013 से 14 के बजट में तत्कालिक वित्त मंत्री जो P चिदम्बरम थे, उन्होंने कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 23 कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, जौ, जीरा, चना, इलायची सब पर CSTT नहीं लगाया जाएगा। 80 का देखिए, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो जेंडर बजटिंग 2005-06 में शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो लैंगिक समानता के लिए कानूनों प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ शिशु कल्याण के लिए धन का आवंटन। वर्ष 2005 से भारत में औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजट को शामिल किया गया है। तो इतनी बात हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। PM केयर कोर्स, ये वाला छोड़ दीजिए, ये पुराना हो गया। अब भारत के ये वाला भी छोड़ दीजिए। नकद सुरक्षित अनुमान, हाँ इसको करना है। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका निम्नलिखित प्रभाव? तो इसका C ऑप्शन 1 2 3 4 सारा का सारा प्रभाव पड़ेगा। कौन सा है? तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा किसके कारण? नकद सुरक्षित अनुपात को कम करने से। नकद सुरक्षित अनुपात को माने कैश रिजर्व रेशियो CRR को अगर आप कम करते हैं तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगा। क्यों नहीं भाई? अगर आप CRR को कम करते हैं तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी। ठीक है।
अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को, तभी लोग लोन लेके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निवेश कर सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं वगैरह वगैरह। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, वास्तविक जो निवेश दर है उसमें गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ देना है। अब पढ़ते हैं, साइंस का स्टार्ट हो गया, भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो वो कौन सी मूल भौतिक राशि है दोस्तों? तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। आपको पता होगा टोटल 7 ही मूल भौतिक राशि होती है। कौन कौन होता है तो आप एक बार याद कर लीजिए। लंबाई होता है, लेंथ मास टाइम आप याद रखिएगा, लेंथ मास टाइम, और उसके बाद आप याद रखेंगे विद्युत धारा, टेम्परेचर माने विद्युत धारा माने करंट, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण आप देख लीजिए, इसके आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि रेडियो तरंगें अवरक्त विकिरण, परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन है? तो ध्वनि। बाकी रेडियो, एक्स किरण, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जिन्हें संचरण के हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो वो कहाँ संभव है? प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहाँ संभव है? तो प्रिज्म द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेल खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। दो लेंसों की आपस में जोड़ने पर उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती है। 91 नंबर, चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगें, गामा किरणें का होता है। एक्सरे सीटी स्कैन के विपरीत MRI विकिरण का उपयोग नहीं करता। यह एक मजबूत चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड्स है और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जेनॉन आइसोटोप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग MRI में किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की तरंगदैर्ध्य एवं चाल बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का भी कोई निर्भर नहीं होता है। तो ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, ध्वनि की चाल दाब पर कोई निर्भर नहीं करता, जबकि ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो आपको पता होगा दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक वर्ष लाइट ईयर में आपको पता है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, आगे 94, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यह परमाणु के नाभिक में स्थित आवेश रहित मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि अल्फा कण पर 2 धनात्मक होता है। अल्फा कण पर तो धनात्मक होता है लेकिन 2 होता है।
ओम मीटर मात्रक है, किसका है ओम मीटर मात्रक दोस्तों? तो इसका है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, देखिए चालकत्व, ये इसका चालकत्व का मान, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है सीमेन। क्या होता है इसका? सीमेन याद रखिएगा, चालकत्व का सीमेन होता है। और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, ये आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे। अब देखते हैं रसायन विज्ञान से। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देख लीजिए क्या है रासायनिक सूत्र। Al2O3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो नीलम का। और N2O आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और Al3O के बारे में नहीं पता है, देख लीजिए। ये एक लाफिंग गैस है, देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होता है। देखिए गलनांक की अगर बात करें तो बोरॉन का सबसे ऊंच होता है। बोरॉन के बाद सिलिकॉन का, बोरॉन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बोरॉन के बाद सिलिकॉन का होता है और आयरन का, फिर एल्युमिनियम का होता है। तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, फिर सिलिकॉन का, फिर आयरन का, फिर एल्युमिनियम का। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1929 में एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 100 का। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो वो है CH4। CNG का मुख्य घटक CH4 है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, आपको ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। एक होता है CNG, एक होता है CNG, ये पेन मेरा खराब हो गया है, CNG, और दूसरा होता है LPG। क्या होता है दूसरा? LPG। तो देखिए इसमें से हम आपको बताते हैं। पहला, ये इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए प्राथमिक घटक इसमें क्या होते हैं? CH4। लेकिन यहाँ पे घटक क्या होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। यहाँ पर मीथेन होता है। यहाँ क्लोरीन मान कम होता है, यहाँ क्लोरीन का मान अधिक होता है। यहाँ क्लोरीन का मान कम होता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। यहाँ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है, और इसको आप घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन LPG की तुलना में ये ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कम करता है, लेकिन ये अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है LPG। पता हो गया ना? अब देखिए अम्ल वर्षा का घटक हैं, तो कौन से हैं? तो A और B दोनों ही हैं। HNO3 भी है और H2SO4 भी है। अम्लीय वर्षा का pH वैल्यू 5.7 होता है। अम्लीय वर्षा का pH वैल्यू कितना होता है? तो 5.7। चलिए, और ये बनते कैसे हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वर्षा जल में प्रतिक्रिया करके अम्ल वर्षा बना देते हैं। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। आगे पानी का pH मान क्या होता है? तो पानी का pH मान होता है 7। पानी का pH मान 7 होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर 7 से वैल्यू कम हो जाए तो अम्लीय, 7 से वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्षारीय। वर्ष 2019 में, इसको छोड़ दीजिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो वो कौन है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किया जाने वाला रसायन है। इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। इसे फलों, सब्जियों तथा पानी की टंकियों के संरक्षण में किया जाता है यूज इसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व नहीं है। सॉरी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। अब जीव विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पानी पहुंचाता है कौन? जाइलम। देखिए, जल से पानी को जल बोलिए, जाइलम से जल, और फ्लोएम से फूड पहुंचाता है। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे को अवशोषित करते हैं, तो कौन अवशोषित करते? क्या अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन। एक्चुअली यहाँ पे अवशोषित नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली ये बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है दोस्तों? तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। चलिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है, तो अग्नाशय का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज किसका स्रोत है? तो अग्नाशय का। कुछ ग्रंथि याद रख लीजिए। लार ग्रंथि जो है उस लार ग्रंथि से टाइलिन और माल्टेज निकलता है। मैं इस चीज़ को याद करवा देता हूँ ताकि आप कभी भूलें ना। एक मिनट। हाँ, देखिए, लार ग्रंथि, एक लार ग्रंथि याद रखिए। फिर आप याद रखिए जठर रस, ये भी एक ग्रंथि ही है, जठर रस। फिर आप याद रखिए अग्नाशय। फिर क्या याद रखना है आपको? अग्नाशय। और फिर आपको याद रखना है अनात्रीय रस, आंत्रीय रस, आंत्रीय रस आपको याद रखना है। अब देखिए, लार से आपको दो एंजाइम निकलते हुए याद रखना है। एक तो टाइलिन और दूसरा माल्टोज। क्या? माल्टोज। टाइलिन और माल्टोज, लार से टाइलिन और माल्टोज। जठर रस से आपको पेप्सिन याद रखना है और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन याद रखना है। पेप्सिन और रेनिन याद रखना है। और अग्नाशय से आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज याद रखना है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आपको एक और लाइपेज याद रखना है, पेज याद रखना है। और आंतरीय रस से आपको इरेप्सिन और माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज और लाइपेज याद रखना है। सुक्रेज और लाइपेज याद रखना है। चलिए, मैं फिर से बोलता हूँ। लाइपेज जो है अग्नाशय से भी और आंतरीय रस से भी निकलता है। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये आंतरीय रस से निकलते हैं। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जो अंतःस्रावी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। इससे निकलने वाले अग्नाशय रस का पूर्णपाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन को पचाने हेतु एंजाइम होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक ना। चलिए, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है क्षय रोग के लिए। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए। क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त
के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन या फाइबर अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। बकरियों से पश्मीना ऊन निकाला जाता है। बकरी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है। तो चलिए, इस तरीके से बायोलॉजी भी ख़त्म हो गए, फिर समसामयिकी स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यही 115 तक करते हैं। तो ये आपको 66 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, आप देखते होंगे कि 115, इसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और समसामयिकी का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। 25 ही क्वेश्चन समसामयिकी से पूछे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।